जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप में से कोई प्रेजेंट करेगा आज? हाइपर थायराइड का केस है, कोई प्रेजेंट करेगा आप में से? तारा और फरहत, आप में से कोई प्रेजेंट करेगा? मुझे जवेरिया ने कल मैसेज किया था कि मैंने करना है। आप में से कोई आ जाए, केस कर ले प्रेजेंट। शॉर्ट केस है। पहले 10 मिनट में आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन लेंगे, और फिर आप अगले 10 मिनट में आप प्रेजेंट करेंगे। हाइपर थायराइड का केस है, हाइपर का। कल मुझे जवेरिया ने कहा था कि वो करेंगी प्रेजेंट, लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई भी आ जाए। आप में से कोई भी कर ले प्रेजेंट। कोई बात नहीं, गलत ही होगा, कोई बात नहीं। आप कौन सा एग्जाम में बैठे हैं? आपने पहले दिया हुआ एक दफा अटेम्प्ट की हुई है? हम्म। परत, सारा, रोजीना। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आ जाए, केस प्रेजेंट कर लें आप। परत, आपकी लास्ट अटेम्प्ट है ये। ओके। चलिए, अभी बहुत टाइम है, एक अच्छी सी प्रैक्टिस शुरू करें। अभी तो हमने सिर्फ मैटरनल मेडिसिन का मॉड्यूल आहिस्ता आहिस्ता खत्म किए। जुलाई से इंशाल्लाह थोड़ा सा तेज स्टार्ट होगा। आ जाए रोजीना, सारा, फरहत, कोई आ जाए। मैं टाइमर आपके साथ शेयर करती हूँ। गलत ही सही, क्योंकि बगैर साइलेंट लिसनर होने का तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। जब तक आप प्रेजेंट नहीं करेंगे, आपको कोई फायदा नहीं है सुनने का। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आप ज्वाइन करेंगे, लेकिन अगर वहां पे आप बोलेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है उसको करने का। रोजीना, आप आ जाएं। हम्म। मैम। जी फरहत। मैम मैं करती हूँ। जी जी, शोर जरूर, मैं तो कह रही हूँ आप करें। मैम मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ। जी, आपने क्या नहीं किया? बहुत दिनों से मैम हाइपरथायराइड देखा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप देखें। जी। आपकी एग्जाम के अंदर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी काम आती है, ठीक है। आप आज जी। प्रेजेंट का हमारा इस इन सेशंस का मकसद आपको थ्योरी रिवाइज कराना बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा जी। इस का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम आपको जो है ये प्रैक्टिस करवा दें कि जी। आप बोलना कैसे है, ठीक है, हिस्ट्री कैसे लेनी है, वहां पे अल्फाज कैसे इस्तेमाल करने। पढ़ना तो आपने खुद ही है, ठीक है। ना ही इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि हम आपको कोई बना बनाया रटी रटाई चीजें दें। मेरा इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद ये है
कि आप खुद काम करें और आपको बना बनाया मटेरियल, जो आप लोग कहते हैं ना कि हम बस लिखा हुआ हो हम उसको पढ़ लें और बोल दें और सुना दें, दिस इज नॉट द जी कंसल्टेंट वे। आप कोई रट्टू तोते नहीं बनने जा रहे, आप कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं। ठीक है। तो आपका एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपका एक अपना तरीकेकार होना चाहिए, जिसकी वजह से आप जाने जाएंगे। ठीक है। तो मटेरियल तो आपके पास है, जो आप बोल रही हैं वही आपका मटेरियल है। तो आप। ये इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होनी चाहिए। मोस्टली गलतियां आपकी इसी वजह से होती हैं कि आपको बोलना नहीं आ रहा होता वहां पे। नॉलेज आपके पास होता है, आपको वो ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं आ रहे होते जिनको अप्लाई करके आप उधर कर रहे होते हैं। रटे रटाए जुमलों का कोई फायदा नहीं है। आप अपने अंदाज को अपनाइए और अपने अंदाज से अपने जुमले बेहतर करें और बोलें। जितना आप बोलेंगे उतना आप इम्प्रूव जल्दी करेंगे। लेकिन खामोशी के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें और किसी भी प्लेटफॉर्म की इसकी मटेरियल ले लें, उससे आपको कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। नॉलेज आपके पास बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आपको जी स्क्रीन नजर आ रही है फरहत? जी बिल्कुल मैम, टाइमर नजर आ रहा है मुझे। जी जी, चलें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक Patient है। sitting in अच्छा। front of you, take relevant history, examination, and present the summary to the examiner. यस मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरहत है, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नाजिया है। नाजिया, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 32 साल है। ठीक है। और नाजिया, आप मैरिड हैं? जी जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। ठीक है। और पढ़ी लिखी हैं? नाजिया, पढ़ी लिखी हैं आप? जी जी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है। अच्छा नाजिया, आप कुछ करती हैं या घर पे ही होती हैं? जी, मैं घर पे ही होती हूँ। ठीक है। और बच्चे हैं? जी डॉक्टर साहब, मेरा एक बेटा है, एक मेरा हमल जाया हो गया। ये मेरा तीसरा अच्छा, हमल है अब। तीसरा हमल है। अच्छा, एक बेटा है और एक हमल जाया हुआ है। ये जो हमल जाया हुआ है कितने महीनों का, और इसके पीछे सफाई वगैरह हुई थी? जी डॉक्टर साहब, 2 महीने का पहला पहला मेरा हमल जो था वो 2 माह का था, वो जाया हो गया था। फिर मेरी सफाई हुई थी। ठीक है। अच्छा, और जो बेटा है ये नॉर्मल पैदा हुआ है या ऑपरेशन से हुआ है? जी, ऑपरेशन से हुआ था मेरा। बच्चे की दिल की धड़कन ऑपरेशन। खराब हो गई थी और मेरा सांस भी जरा अच्छा। खराब हो गया था, तो इस वजह से बच्चे की धड़कन खराब हो गई थी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आखिर माहवारी की तारीख याद है आपको? जी डॉक्टर साहब, 8 अप्रैल को आई थी। 8 अप्रैल। ठीक है। अ, ठीक है, अभी किस मसले से आई हैं हमारे पास आप? डॉक्टर साहब, मुझे उल्टी बहुत ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा उल्टी है कि मुझसे कुछ खाया पिया ही नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये उल्टी कब से हो रही है आपको? जब से ये हमल हुआ है डॉक्टर साहब। ठीक है। अभी आपका हमल जो है वो 2 ढाई महीने का है। आपने कोई इसके लिए दवाई ली है जो आपको उल्टी डॉक्टर हो साहब, रही है बहुत पहले ज्यादा? मुझे डॉक्टर फॉलिक एसिड शुरू करवाती हैं, तो मैं वही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दिया था मैंने। लेकिन अभी तो दो अच्छा। हफ्ते से मैं फॉलिक एसिड भी नहीं खा पा रही। और ये जो आप कुछ खाना, ये नहीं ऐसा है खाना हजम कर जाती है या फिर खाना पी पानी ऐसा है कि पानी नहीं पिए डॉक्टर साहब, खाना आज खाएं सुबह जो? से तो पानी भी नहीं अंदर ठहर रहा, इतनी ज्यादा वॉमिटिंग है। सुबह से कितनी दफा हो गई होगी? 4 दफा तो डॉक्टर साहब हो गई है। 4 दफा हो गई है। अच्छा। और अच्छा, इसके अलावा ये कि आप कोई दवाई सुबह से खाई है आपने कोई भी, या कोई ड्रिप लगी हो नहीं या डॉक्टर कुछ भी? साहब, पानी का घूंट भी अंदर नहीं रुक रहा। नहीं रुक रहा, ठीक है। अच्छा देखें, इसके अलावा आपको कोई, बोलिएगा नहीं, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई और मसला है इसके साथ साथ? डॉक्टर साहब, मेरा पिछला जब हमल जाया हुआ था तब उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह कराए थे, तो उसमें थोड़ा सा थायराइड का मसला आया था। तो उसमें उन्होंने मुझे न्यू मर्काजोल टैबलेट शुरू करवाई थी बाद में, लेकिन फिर मैंने रेगुलर नहीं खाई वो ना। अच्छा ठीक है। आप नहीं खा रही, वैसे आपका थायराइड का मसला आता है, जी, आता है, ठीक है, पिछली एक दफा साल आया पहले। था। पिछले हमल हाँ में जी। भी मुझे आया था।
तो एंड में आके मैं जरा रेगुलर दवाई नहीं खा सकती थी, तो एंड में आके मुझे काफी मसला हो गया था, बच्चे को भी मसला हो गया था। ये कितना साल, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले? जी बेटा मेरा जो है वो 2 साल का है। 2 साल का है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसके साथ साथ आपको ऐसा हो रहा है कि सर्दी, सॉरी, गर्मी ज्यादा लग रही हो, वजन डॉक्टर कम साहब हो गर्म गया हो? जी डॉक्टर साहब, वजन तो मेरा है ही इतना हमेशा से, लेकिन मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, और खाना पीने को दिल नहीं चाह रहा है, ऐसा हो रहा खाना ही ना खा सक रही हो? डॉक्टर साहब अभी तो उल्टी की वजह से बिल्कुल दिल नहीं करता। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि जिस्म के किसी हिस्से में पेशाब खाना सही आता है आपको जी वैसे? जी जी, वो अच्छा, ठीक जिस्म आता है। के हिस्से में गिल्टियां वगैरह महसूस तो नहीं करती? नहीं डॉक्टर जैसे, साहब, ये मेरा थोड़ा सा गिलड़ का मसला है, ये थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं अभी इसका ऑपरेशन नहीं करना। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको कमजोरी महसूस तो नहीं होती है, जैसे जो काम करते करते जल्दी थक अब जाती तो हो? डॉक्टर साहब अब तो बहुत ज्यादा थक मतलब होती है कमजोरी, क्योंकि उल्टियां इतनी ज्यादा आई हैं, मुझसे तो चला भी नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपको सीने में दर्द तो नहीं रहती, लेटने पे सांस तो नहीं चढ़ जाता, इस तरह की नहीं मिसाइल तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब। आप जलकर तो नहीं आता पेशाब में, क्या कहते हैं, बार बार पेशाब करना, या फिर नीचे से पानी आना, सफेद रंग का, इस तरह की मिसाइल तो नहीं है? नहीं शोहर से मिलने पे कोई मसला होता हो, या फिर दर्द रहती हो निचले पेट में? नहीं डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, ये दवाई आप खा नहीं रही हैं, आप इसके लिए आप कह रही हैं कि मैं दवाई नहीं खा रही, आपने छोड़ दी, जी जी ठीक है। जी जी। इसके अलावा कोई और बीमारी, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, डॉक्टर या साहब फिर पिछले कोई? हमल में मेरा ब्लड प्रेशर तेज हो गया था, जी। उसके लिए फिर मैं तो गोलियां खाती थी। फिर दोबारा हमल के बाद सही हो गया, आपने दोबारा चेक कराया? जी जी, फिर ठीक हो गया था, बट ठीक है, ऑपरेशन के बाद मेरा ठीक हो गया था। ठीक है, ठीक है। और झटके तो नहीं लगे थे, या कोई झटकों का टीका वगैरह लगा हुआ हो? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस आपकी कोई ऑपरेशन हुआ हो? जी मेरा बच्चे वाला ऑपरेशन हुआ बस। इसके अलावा नहीं, ठीक है। और किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है आपको? नहीं डॉक्टर साहब। कोई जारी अद्वियात, कोई जैसे कोई अद्वियात कोई भी जारी अद्वियात खा रही हो इस फोलिक एसिड के अलावा, जैसे खुदा ना अभी खास्ता एपिलेप्सी की नहीं दवाइयाँ होती हैं, या? नहीं, नहीं, कोई दवाई ठीक नहीं। है, नहीं खा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि ब्लड ग्रुप पता है आपको आपका? जी डॉक्टर साहब, मेरा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। से हुक्का, तम्बाकू नोशी वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं करती हैं? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा देखें, ये हमल जो है खुद से ठहरा है या इसके लिए इलाज लिया था? डॉक्टर साहब खुद ही हो गया ये अमल। अच्छा, इसका अल्ट्रासाउंड कराया था आपने शुरू में, जो डेटों वाला होता है, तारीखों वाला अल्ट्रासाउंड कहते हैं जिसे? डॉक्टर साहब 1 हफ्ता पहले करवाया था, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आपके 9 वीक्स हैं। और बच्चे कितने बताए थे, एक या दो? एक ही बताया था। एक ही बताया था, अच्छा ठीक है। और इसके अलावा कोई मसला है, जैसे पानी वाली पानी छूटा हो, या फिर खुदा ना खास्ता दाग वाग लगे हो, इस तरह के कोई मिसाइल तो नहीं नहीं। हुए हैं? नहीं, ठीक है। मैम, आई हैव कंप्लीटेड माई हिस्ट्री, नाउ आई वांट टू डू एग्जामिनेशन। के करें एग्जामिनेशन, क्या देखना है एग्जामिनेशन? Ma'am, I will do her general physical examination, calculate her height and weight by, then I will check for vitals. उसका BMI 23 है, kg/m²। आगे? ठीक है। And then I want to check her blood pressure, pulse, respiratory rate and temperature. ब्लड प्रेशर इज 130/90। पल्स इज जी। 98, सॉरी, ब्लड प्रेशर इज 110/70। पल्स इज 98। रेस्पिरेटरी रेट इज 16। टेम्परेचर इज 98.6 Fahrenheit। And ma'am, I want to check for the pallidness, jaundice, and Pallor is uh, appreciated on the hands। ठीक है। और and jaundice ma'am. नेगेटिव। Then I want to check for the thyroid, whether it is palpable थायराइड or इज not. एनलार्ज। थायराइड इज एनलार्ज। आगे क्या Thyroid. पूछना है थायराइड का आपने? थायराइड के एग्जामिनेशन में क्या पूछना है? Ma'am, then I will check for the, I will, mm,
मैम थायराइड के एग्जामिनेशन में मजीद मुझे नहीं आता, चलें फिलहाल आगे, अभी चलें नहीं आगे, आता। क्या करना है? बस वो इस चेस्ट और पेशेंट को क्या। सिस्टमिक, चेस्ट, ब्रेस्ट और सीवीएस और abdominal एग्जामिनेशन इज अनरिमार्केबल. ओके मैम, मुझे समराइज योर स्वेलिंग का। केस. Okay, summarize. My patient is Nazia, 32 years of age. She is Gravida 3, para 1 plus 1, and she is uh, she is LMP 8, 8 days or 8 June. 11 वीक्स And पे आई है. ठीक है मैम, शी इज 11 weeks pregnancy with the hyperemesis gravidum, and she is a known case of hyperthyroidism, and she has history of PIH, and her on examination Palanis is positive, her vitals are her pulse is raised, and thyroid is palpable. All other findings are normal. She came for further evolution and further. ठीक है. जी, मैं मैसेजेस बाद में देखती हूँ. देखिए फरहत, जी आपने इतनी 7 मिनट में आपने हिस्ट्री ली है, ठीक है? ऐसी है ना, आपके सामने टाइमर चल रहा था. जी जी आपने, डॉक्टर फरहत है आज. जी जी। आज का डेट है 30 जून. आपने स्टार्ट बिल्कुल ठीक लिया, ठीक है, लेकिन जब पेशेंट ने आपको कहा कि मुझे पिछली दफा पता चला था, थोड़ी सी अपनी चीजों को ना तरतीब से रखें. आप एक तो आप डीओपी फौरन कैलकुलेट करें. वहां पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. जब एक पेशेंट आपको एलएमपी बता देता है, फिर उससे ये बात करने की जरूरत नहीं है कि आपको 2 महीने का हमल है या 3 महीने का हमल है. आपने बीच में कहा अच्छा भी तो आपको 2 महीने का हमल है. इस तरह के जुमले बोल के अपना टाइम वेस्ट ना करें. बी फोकस्ड. आपको उसने एलएमपी बता दिया, यहीं पे आप अपनी टेक अ पॉज, यहीं पे अपनी ईडीडी निकालिए और यहीं पर अपना डीओपी निकाल लीजिए. ठीक है, गेस्टेशनल एमेनोरिया कैलकुलेट कर लें. आप व्हील यूज करना चाहती हैं, आप व्हील यूज कर लें. कुछ सेंटर में व्हील अलाउ नहीं होता, इस्लामाबाद और कराची सेंटर के अंदर, लेकिन पेशावर लाहौर के अंदर व्हील अलाउ होता है. लेकिन बेटर वे ये है कि आप डेली बेसिस पे एक एलएमपी लें और उसकी कैलकुलेट करें, ताकि आपको क्विकली कैलकुलेट करना आए. योर पेशेंट इज 12 वीक्स और 11 + 6 वीक्स के ऊपर है आपकी पेशेंट. वो एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग के साथ आई है. अच्छा, उसके बाद आपने उसको वॉमिटिंग को रूल आउट करना है. वॉमिटिंग की रूल आउट क्या करना है? सुबह से कितने एपिसोड हुए हैं, कुछ खा पी सकती हैं जो आपने किया है. मैं सिर्फ बता रही हूँ आपने ये किया है. कुछ खा पी सकती हैं कि नहीं खा पी सकती? अभी तक इसके लिए कोई दवाई ली है कि नहीं ली? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपने मिस किया कि अभी तक आपने इसके लिए कोई दवाई ली है कि नहीं ली. ट्रीटमेंट अप टिल नाउ. फिर उसके बाद आपने फॉलिक एसिड का पूछ लिया. फिर आपने पूछा कि कोई और बीमारी आपको है. आप थोड़ा सा है, जब उसने आपको कह दिया कि मुझे पहला हमल जब मेरा जाया हुआ था उसमें मेरे कुछ टेस्ट हुए, तो उसमें मुझे थायराइड का मसला है और मैंने न्यू मर्काजोल ली जो मैंने ऑफ एंड ऑन ली. यहाँ पे आपको पता चल गया देयर इज अ मेडिकल डिसऑर्डर. वो मेडिकल डिसऑर्डर क्या था? हाइपरथायराइडिज्म. ठीक है. सब आपने उसके सवालात पूछे, लेकिन बड़े है पैजेंट. बीच में आप ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री ले आती थी बेटा ले आती थी, पता नहीं क्या कुछ बीच में बोलती. फिर आपने हीट इंटॉलरेंस पूछा, लॉस ऑफ एपेटाइट. आपने यूरिन और पखाने का एक पूछा मसला. वाई? यूरिन का क्यों पूछा? यूटीआई के लिए? जी मैम, मैम ये जो है ना, हम इसकी डीडीज में सॉरी, मुझे देखिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलेंगी? या अगर कोई मैम गैजेट लगाया हुआ है तो वो गैजेट उतार लीजिए. जी जी मैम, आवाज आ रही? हेलो। हाँ जी, अब आ रही है. हेलो मैम, इसको फीवर देखें, इसकी डीडीज में हम फीवर भी डाल सकते हैं ना, फीवर। तो डिसयूरिया और उसने फीवर कहा है आपको? मैम फीवर का नहीं, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म की अगर चीजें देखें तो उसमें मेरे जहन में ये देखिए, आ रहा ये था। मेरी बात सुने, पेशेंट की कंप्लेन ही फीवर नहीं है, तो व्हाई आर यू रूलिंग आउट यूटीआई? ठीक है मैम।
फीवर तो नहीं पेशेंट ने कहा ना, हाइपरथायराइड का फीवर से क्या ताल्लुक? ठीक है। कोई रिलेशनशिप तो नहीं है फीवर के साथ हाइपरथायराइड का। आपने फिर आगे इजी फिटिकेबिलिटी, चेस्ट शॉर्टनेस, एनीमिया को रूल आउट किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन को पूछा, वजाइनल डिस्चार्ज को पूछा, व्हाई यू आर सेक्सुअल डिस्फंक्शन। मैम डिस्कन्युनिया और वो वगैरह भी तो नहीं? आपने बगैर किसी साइन पोस्ट के डायरेक्ट इतना जाती नोयत का सवाल पूछ लिया उससे। एंड व्हाई, व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन in 11 plus 6 weeks of pregnancy with vomiting and मैम तो मैंने सारे यूटिया, hyperthyroidism। मैम मुझे इस मैंने इसको क्वेश्चन फीवर, की आपकी समझ नहीं आई, व्हाई यू आस्क। एक तो आपने साइन पोस्ट के बगैर जाती नोयत का सवाल पूछ लिया, दैट इज नॉट गुड। ठीक है। जी मैम मैं इसको क्रोनिक पैलिक पेन, यूटीआई और इन व्हाई, सारी चीजों को। आप उस तरफ क्यों जा रही हैं? क्रॉनिक पेल्विक पेन, यूटीआई की तरफ क्यों जा रही हैं? ठीक है मैम। आपके दिमाग में ये क्यों आ रहा है? उसने फीवर तो कहा ही नहीं कहीं पे भी। तो ठीक है। आपके दिमाग में पीआईडी, यूटीआई, एक सिंपल सी बात है, एक पेशेंट है जो हाइपर थायराइड है और हाइपर एमएसएस के साथ आई है। जी जी। हाइपर थायराइड की आप डिटेल पूछें कि अच्छा, आप न्यूमरकाजोल आपने कितनी खाई थी, कितना अरसा खाई थी, और कब छोड़ी थी, पिछले हमल, फिर आपने ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री तो डिटेल पूछी ही नहीं ना, वो तो आपने हैप्पैज़ार्ड ऊपर अबॉर्शन पूछ लिया, नीचे बच्चे का पूछ लिया। मुझे ये कहीं पे भी समझ नहीं आया कि रोक के आपने बकायदा ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री ली हो। सो ये मैं इररेलेवेंट सवाल पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी जी तरतीब होनी चाहिए प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को वहीं पे खत्म करें। अगर मेडिकल डिसऑर्डर आ गया, मेडिकल डिसऑर्डर के साथ सवालात आप पूछ लें। ये मसला आपको कब से, इसके लिए कौन सी दवाई खाती हैं, कितनी दवाई खाती हैं, कितनी मिकदार में दवाई खाती हैं, क्या हमल से पहले डॉक्टर को चेक करवाया था, क्या उन्होंने आपको कहा था कि आप हमल करवा सकती हैं, और इस मर्ज के अलावा कोई और ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, टीबी या कान का कोई और बीमारी तो नहीं है आपको। तो ये 7 सवालात आपके मेडिकल डिसऑर्डर के पूरे हो गए, जो कि आपने नहीं किए। ठीक है। आपने हाइपरथायराइड को लिफ्ट ही नहीं कराई, पता नहीं कहाँ वो आप यूटीआई और उसमें जाना चाहे। फिर जब आपको उसने बता दिया कि मेरा गिलड़ का मसला है, मेरा गॉइटर एनलार्ज है, आपने आगे उसको तवज्जो ही नहीं दी कि इसको, ये कब से है आपका बड़ा हुआ, इसका आपने कोई टेस्ट करवाया है, कोई रेडियो एक्टिव आयोडीन वाला टेस्ट कराया है? उन्होंने आपको कुछ कहा? हालांकि उस बेचारी ने एक हिंट एग्जाम दे दिया था कि उन्होंने कहा अभी इसका ऑपरेशन नहीं करना, फिर भी आपने उससे सवालात नहीं पूछे गॉइटर के। उसकी ग्वाइटर बढ़ा हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, खाने पीने में कोई मसला तो नहीं हो रहा, ग्वाइटर आपका बड़ा डिस्फेजिया तो नहीं है आपको? आप पूछें उससे यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, सर्जिकल हिस्ट्री आपने पूछ ली, ड्रग एलर्जी आपने पूछ ली, इसके अलावा कोई आप दवाई तो नहीं खाती हैं, पिछले हमल में उसको पीआईएच हुआ था। अब आप स्टैटिकल हिस्ट्री यहाँ पे आप पूछे ना कि अच्छा, पहला हमल आपका जाया हो गया था, उसके बाद आपकी सफाई हुई थी, दूसरे हमल में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? उसने कहा पीआईएच हुआ था, हाइपरथायराइड था, उसकी आप गोली खाती थी या नहीं खाती थी? तो एंड पे आपको क्या मसला हुआ था? आपने वो डिग आउट ही नहीं किया भी, एंड में उसका सांस भी फूला था, हो सकता है वो थायराइड क्राइसिस में चली गई हो। तो आप, एक इम्पॉर्टेंट चीज उसकी मिस हो रही है। उसने कहा कि मेरा भी सांस खराब हो गया था, बच्चे की भी दिल की धड़कन खराब हो गई थी, तो उन्होंने फौरन मेरा ऑपरेशन कर दिया। सो यू हैव टू डिग आउट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगी थी, पीपीएच में तो नहीं गई थी, वो मसला आपको जो उस वक्त सांस का मसला हुआ था वो क्या हुआ था और कैसे ठीक हुआ था? ब्लड प्रेशर अगर तेज था, उसके लिए क्या अद्वियात इस्तेमाल की थी? गुड थिंग कि आपने उसको ये पूछ लिया कि बाद में ब्लड प्रेशर ठीक होता है या नहीं होता। ठीक है। सो बी कंपोज्ड। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग को पूरी गायनी आपने घुमा दी, हालांकि गायनी के वो सवाल आती नहीं है बीच में तो। अच्छा, उसके बाद आपने ड्रग एलर्जी पूछ ली, बट आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं पूछा, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पूछी ही नहीं, गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री भी नहीं पूछी। माहवारी आ तो रही है, उससे पूछें आपको माहवारी महीने के महीने आती है?
ताकि आपको ये श्योरिटी हो सके। और आपने प्रेजेंट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री बिल्कुल एंड पे ली कि अमल खुद ब खुद हुआ था, इट शुड बी लिटिल बिट अबव। मेडिकल पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछ ली, मेडिकल डिसऑर्डर पूछ लिया, फिर करंट प्रेगनेंसी पूछें। फिर करंट प्रेगनेंसी के बाद आप आगे चलें, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लें, गायनिकल हिस्ट्री लें, सर्जिकल हिस्ट्री लें, पास्ट मेडिकल्स लें, फैमिली हिस्ट्री लें। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पर्सनल हिस्ट्री में, और जब आपने स्मोकिंग का करना है वो साइन पोस्टिंग के साथ करना है। डायरेक्ट ऐसे नहीं सवाल पूछ लेना, आप हुक्का आप सिगरेट तो नहीं पीती हैं, दिस लुक वेरी ऑड। आपसे जाती नोयत का एक सवाल पूछ रही हूँ कि आप स्मोक सिगरेट वगैरह तो नहीं लेती, कोई हुक्का या कोई नशावर अद्वियात का इस्तेमाल तो नहीं करती, घर में गुजर बसर ठीक हो जाता है, शोहर के साथ आपके ताल्लुकात ठीक हैं, शोहर आपके साथ सपोर्टिव हैं। इस तरह के आप दो सवाल पर्सनल हिस्ट्री के पूछ लें। ये इसलिए पूछने जरूरी हैं क्योंकि अगर आपका कोई केस, अगर आप अपनी हिस्ट्री का टेम्पलेट में ये क्वेश्चन रखेंगे तो यू कैन गेट वेरी इजीली टू द डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेशेंट सेफ्टी में भी आता है ये सवाल। इट इज नॉट ओनली टू पिक अप द डोमेस्टिक वायलेंस, बट इट ऑल्सो कम अंडर द पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। अच्छा, अब एक गोइटर का एग्जामिनेशन करना है ना आपको, जब एनलार्ज थायराइड मिल जाएगा आप उसके पीछे जाएंगी, उसकी सबसे पहले आप विजुअल करेंगी, उसको कहेंगी थूक निकले, उसका साइज देखेंगी, फिर उसको पेल्पेट करके देखेंगी कि नोड्यूलैरिटी है या नहीं है, एक साइड से बढ़ा हुआ है या पूरे का एक लोब बढ़ी हुई है या दूसरी लोब भी बढ़ी हुई है, और वो उसके अंदर नोड्यूलैरिटी है या नहीं है। फिर आप उसके ऊपर स्टेथ रख के ब्रूई चेक करेंगी कि ब्रूई है या नहीं है। सो थायराइड का एग्जामिनेशन अगर एनलार्ज मिलेगा तो यू हैव टू परफॉर्म द थायराइड, ठीक है। और एटलीस्ट अगर स्ट्रक्चर डिस्कशन आती है तो आपको स्टेप्स ऑफ थायराइड एग्जामिनेशन आने चाहिए जो आपने बोलने हैं कि आई विल परफॉर्म द थायराइड एग्जामिनेशन फ्रॉम द बैक ऑफ माई पे, इनिशियली इन फ्रंट, बाय आस्किंग द पेशेंट टू swallow so that I can check the thyroid enlargement, and then I will check for the enlargement of the single lobe or both lobes, surface, nodularity, and pain, and then the bruit। ब्रूई आप उसकी चेक करेंगे कि उसके ऊपर कोई पल्सेटाइल तो नहीं है, ठीक है। तो थायराइड एग्जामिनेशन आपने जरूर पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद आप उसकी, जब थायराइड एनलार्ज है तो डॉक्टर सोबिया ने मैसेज में लिखा भी है कि आपने उसकी फिर जो ट्रेमर्स हैं उनको देखना है, उसके दोनों हाथ आगे करवा के देखना है कि पेशेंट को ट्रेमर्स तो नहीं है। उसकी फिर पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने जब इसकी पल्स दी है तो इसको 98 मतलब उसकी पल्स ज्यादा है। इनिशियली भी आपने जब सवाल हीट इंटॉलरेंस पूछनी है, आपने इजी फटीगेबिलिटी वो पूछा, वहां पे आपने पेल्पिटेशन जरूर पूछनी है हिस्ट्री में, ठीक है। तो जो आज हम बोल रहे हैं, जो आज मैं आपको बता रही हूँ, या आज जो आप बोल रहे हैं, अगर इन्हीं सब बातों को आप लिख लेंगे तो ये आपका वो मटेरियल है जिसके पीछे आप भागते हैं। आज ये सारे सवाल लिखो कि मैंने कैसे हाइपरथायराइड की हिस्ट्री लेनी है। और जब आपके साथ साथ जब आप बोल रही हैं तो मैं लिख रही हूँ कि क्या पूछा था क्या नहीं पूछा, जब मैं बता रही हूँ तो मैं एक एक पॉइंट को लिख रही हूँ कि अच्छा ये क्या पॉइंट है। सो दिस इज द मटेरियल जिसके पीछे जो आपने बोला है अभी, वो मटेरियल है, जो मैं बोल रही हूँ वो मटेरियल है। इसको आप हाथ से लिखना चाहते हैं लिख लें, आप टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कर लें, लेकिन अगर यही बना बनाया मटेरियल आपको कोई देगा ना और आप रट्टा लगा लेंगे, आपको कभी याद नहीं होगा। लेकिन जब आपने सिस्टेमिक तरीके से खुद लिखा हुआ होगा, आपको कभी एग्जाम में नहीं भूलेगा, और आप कभी भी एग्जाम में स्टक नहीं होंगे, और आपकी स्पीड भी तेज हो जाएगी। आज आपकी स्पीड को मैंने मैनेज करवाया बीच में से चीजें आगे कर करके, अदरवाइज आपका टाइम मैनेज ना हो पाता यहाँ पे। सो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए: टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्पीकिंग पावर। अपना बोलने के अंदाज को आपने बेहतर करना है। साइन पोस्टिंग करनी है, ये नहीं करना कि बस ट्रक से सवाल पूछ लिया आपने, नो, ठीक है। और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी बात पे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा सवाल है, पूछते जाओ, एक कहानी की तरह उससे बात करते जाओ, ठीक है।
अच्छा, समरी के अंदर पहलर आपने बताया ही नहीं, पेशेंट पहलर भी थी। ठीक है। पहली चीज, ऑल पॉजिटिव फाइंडिंग्स इन द हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंट नेगेटिव फाइंडिंग्स। ठीक है। हम्म। हाँ, आई लैगिंग कर सकते हैं, अगर आपको एक्सोप्थेल्मोस नजर आ सकता है सोबिया, तो आप कर भी सकते हैं एच बना के, तो वो देख लें। अदरवाइज अगर एफ्थेल्मोस नहीं है और टाइम नहीं है, तो यू कैन स्किप। बट अगर आपने टाइमर्स देख लिए हैं, तो एक आधा साइन आपने देख लिया, टाइम स्किप करने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आई लैगिंग जरूर करके देख लें कि वो मैम ये वो एक हाइपरथायराइड का एक लिड साइन लैग होता है। होता है ना, वो लिड हाँ, लैग लिड वाला लैग। साइन, लिड लैग। लिड लैग होता है। और हाँ, उस लिड लैग साइन, वो आप उसको पेन कहते हैं कि मेरी पेन जहां जहां मैं मूव कर रही हूँ वहां पे देखते जाएं। तो जब आप नीचे लेकर आते हैं, तो वो एक आईलिड जो होता है पीछे रह जाता है। ठीक है। तो लिड लैग होता है, ट्रेमर्स होते हैं, ये आपने साइंस देखने होते हैं। ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर थायराइड एनलार्ज मिल गया तो एग्जामिनेशन आपको उन्हें प्रॉपर करना पड़ेगा आपको। ठीक है। उसके लिए आपने टाइम सेव करना है। अभी आप 7 मिनट में अगर हिस्ट्री ले रही हैं, तो व्हेन यू विल डू परफॉर्म द एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में तो अभी हम एग्जामिनेशन को उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे ना। मैम ये असल में हमारी सीनियर का ये केस आया था, तो वो इस तरह बता रही थी कि मैंने जब लेड लैग और ट्रेमर्स किए तो मुझे वो कहती हैं एग्जामिनर के आज एग्जाम का थर्ड डे है और आप पहली स्टूडेंट है जिसने ये दो स्टेप्स की हैं ना, लेड लैग और उसका ट्रेमर। ट्रेमर्स वाला। तो हम्म। मैम वो ट्रेमर्स में उसने आर्म्स एक्सटेंड किए और उसने वो डॉर्सम ऑफ द हैंड पे वो पीस ऑफ पेपर रखा, तो उसमें ट्रेमर्स चेक होते हैं ना। हम्म। तो वो मैम मुझे वो बात इस तरह रजिस्टर हो गई कि वो चीज उन्होंने बिल्कुल। काफी वो किया, इसको जब आपको अप्रिशिएट किया कि मतलब। हाइपरथायराइड मिल रहा है, क्योंकि हाइपो के कोई साइंस वो साइंस नहीं है, हाइपरथायराइड के साइंस हैं। सिम्टम्स तो अलग बात ना, साइंस हैं इसमें। इसमें ट्रेमर्स आएंगे, पेल्पिटेशन आपको पल्स से पता चल गई है कि पल्स उसकी 98 आ रही है। तो अब बाकी साइंस को आपको देखना पड़ेगा। चलो एक तो देखो ना, लिड लैग का टाइम नहीं भी मिल रहा, क्योंकि वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। लंबा तो खैर वो भी नहीं है, सिर्फ एक पेन उसको कहना है कि ऊपर से नीचे लेकर आना है, और उसको कहना है इसको साथ देखते जाएं। और आपकी नजर आंखों पे होनी चाहिए कि उसका आईलिड जो है वो आई बॉल पहले आ जाएगा, आईलिड पीछे रह जाएगा। ठीक है। यू गूगल पर डाल के चेक कर लोगे लिड लैग साइन, तो वो आपको परफॉर्मेंस में भी नजर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपने अगर बाकी सारे देखने हैं तो वो फिर एक एच बनवा के भी आप देख सकते हैं। लेकिन सारे साइन जरूरी नहीं, लेकिन एटलीस्ट चलो कोई एक साइन तो करके दिखाएं ना आप। एटलीस्ट ग्वाइटर का ही मुआयना बता दें। और अगर आपका स्ट्रक्चर डिस्कशन आती है, तो फिर उसमें आपने नाम बोलने हैं कि आई विल चेक फॉर द ट्रेमर्स एंड लिड लैग। वहां पे आप फिर बोलेंगे स्ट्रक्चर डिस्कशन में। शॉर्ट केस में आप परफॉर्म करेंगे, और स्ट्रक्चर डिस्कशन के अंदर आप इनको बोलेंगे एटलीस्ट। ठीक है। तो हाइपरथायराइड के अंदर जो शॉर्ट केस होगा वो इस तरह से होगा। अकेला तो बिल्कुल नहीं आएगा, जैसे साथ एनीमिया हो सकता है, साथ हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है। बट भूलना नहीं, मैंने आज आपको सिर्फ इसलिए बीच में से ये हाइपरटेंसिव भी वैसे थी, लेकिन मैंने पहले 130/90 बोला, फिर मैंने कहा नहीं अभी इसको निकाल देती हूँ। तो मैंने उसका ब्लड प्रेशर फिलहाल नॉर्मल कर दिया है। लेकिन स्टिल शी हैड अ PIH। और ये 37 वीक्स के ऊपर थायराइड क्राइसिस में चली गई थी। और उसमें फिर इसको इंजेक्टेबल्स लगे थे, और स्टेबलाइज किया था और सिजेरियन किया था, क्योंकि बहुत टैकीकार्डिया इसका, मैटरनल टैकी वो फीटल टैकीकार्डिया 180+ पे चला गया था, जिसकी वजह से सिजेरियन किया था इन्होंने, फीटल डिस्ट्रेस की वजह से। और बच्चा जो है वो 1 हफ्ता नर्सरी में भी रहा था 37 वीक्स के ऊपर। ठीक है। और पेशेंट को फिर जब न्यू मर्काजोल, वो सॉरी, इसको न्यू मर्काजोल हाँ शुरू की गई थी, तो उससे ये बेहतर हो गई थी। फिर हाई डोज में दी, लेकिन फिर पेशेंट ने फॉलो अप नहीं किया और चेकअप नहीं कराया। अब इस प्रेगनेंसी से पहले भी अपनी मेडिसिन नहीं ली हुई थी। तो अभी हम आगे इन्वेस्टिगेशंस पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल पता चलेगी। समझ आ गई हाइपरथायराइड की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन? कोई ऐड करना ये चाहता है पॉइंट जो मेरे से मिस हो गया, ऐड कर दें।
जी, कोई पॉइंट किसी ने ऐड करना है? मैडम आपने आज इनको एक पॉजिटिव, मैडम आपने ना इनको हिस्ट्री में आपने बता दिया था इनका प्रीवियस के इनको प्रीवियस प्रेगनेंसी में हाइपर थायराइडिज्म था पेशेंट को, और वो न्यू मरकजोल ले रही थी। अगर लेट सपोज हम वहां तक नहीं जाते और हमें जो था वो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे ही अपने डायग्नोसिस डिफरेंशियल बनाने होते, तो मैं जब लिख रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि इसमें मैं मोलार के भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, इसमें नहीं मैं नहीं, जो है वो सुनिए इससे सुनिए, जो एक है मिनट वो आसिया, एक मिनट आसिया, सुनिए। उसने जब पहले मुझे वो हाइपर एमेसिस की बात की थी ना, हाइपर एमेसिस के बाद दूसरी ही पॉइंट पे, नहीं, खांसी है मुझे जो, दूसरे ही पॉइंट पे जब उसने कहा फॉलिक एसिड ले ली, तो उसके बाद उसने बताया कि आप, उसने, इन्होंने वहीं पे पूछ लिया था, तीसरे सवाल पे मैंने इनको बता दिया था कि मुझे पिछले, मेरा पहला जब हमल जाया हुआ था तो उसके बाद मेरे टेस्ट हुए थे, तो उसमें मेरा थायराइड का मसला आया था और मैं न्यू मरकाजोल खा रही थी। वेरी थर्ड क्वेश्चन। अभी इन्होंने वॉमिटिंग को भी उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है। सो यस, आप उसको, अगर सिर्फ हाइपर एमेसिस होता बीच में थायराइड वाला ऐड ना, क्योंकि फॉलिक एसिड के बाद इनको पता लग गया था पेशेंट हाइपर थायराइड है। ठीक है, तीसरे स्टेप पे ही, मैडम मैं तीसरे यही तो सवाल कह पे। रही हूँ कि मैडम ये तो आसानी थी ना, मैं एक मुश्किल वाली बात कर रही हूँ कि अगर वो तो हाइपर चले, एमेसिस जो पे यहाँ होता पे तो थोड़ा वो तो हाइपर एमेसिस अच्छा, का फिर हाँ आगे से डीडी बनना था ना। वो तो फिर ये ऐसे बनना था हाइपर ना मैडम, एमेसिस। मतलब उसमें एक एक आध क्वेश्चन मोलार का पूछते कि कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, कुछ वो एक आध इन्होंने क्वेश्चन पूछा ट्वेंस था का। कि इस हमल के दौरान आपको कोई गंदा पानी तो नहीं पड़ा, ब्लीडिंग तो नहीं हुई। वो और सवाल मैडम इन्होंने पूछे थे। हाइपर एमेसिस में वॉमिटिंग में गैस्ट्रोएंटराइटिस को एक्सक्लूड करना चाहिए कि कोई पेट में कोई जिगर में उन्होंने तेजाबियत लूज कोई मोशन मसला का तो नहीं पूछा है। था, उन्होंने कहा था पखाने का कोई मसला तो नहीं है, पेशाब का कोई मसला तो नहीं है, ये सवाल हुआ था। मैडम मैं इनको वो नहीं कर रही क्रिटिसाइज, मैं मैम सिर्फ अपने इसमें अपने उससे बोल रही हाँ हूँ कि हाँ, मैं मैं अपने बता लिए रही हूँ कि पॉइंट है। उन्होंने पूछा था ये सवाल, क्रिटिसाइज के बता रही हूँ कि ये सवाल हुए हैं हम्म, उनके, ये उन्होंने रूल ठीक आउट है। किया है बीच में, हाइपर एमेसिस। जी मैडम, क्योंकि मैडम अक्सर सिनेरियोज में हाइपर एमएसएस जो होता है वो ऐड हो ही जाता है किसी ना हाँ किसी हाँ, तरह से। हाइपर एमेसिस हो जाता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस भी हो सकता है, हाइपरथायराइड में भी हो सकता है, मोलर में भी हो सकता है, गैस्ट्राइटिस में भी हो सकता है। तो आप हाइपर एमेसिस के क्वेश्चंस को रूल आउट जरूर करें कि वो, उसमें जी जैसे इसमें तो थायराइड एक रीजन नजर आ रही थी। अगर आप बाकी पूछना चाहते हैं, वो तो आपके, जब आप अपना टेम्पलेट पूरा करेंगे ना कि इस अमल के दौरान आपको कोई बुखार वगैरह, बुखार ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, कोई मसला तो नहीं हुआ, ठीक है, तो वो मैम आपको ये पता चल जाएगा। मैं सुना नहीं, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। ये वॉमिटिंग के साथ कॉलिसिस्टाइटिस और हेपेटाइटिस वाले क्वेश्चंस हुए होंगे डेफिनेटली, लेकिन होने चाहिए कि नहीं? हेपेटाइटिस से रिलेटेड, अगर तो आपको मैम टाइम ये है, तो अगर आप इतना ज्यादा, आप कोई पेट में दर्द वगैरह का सवाल पूछ सकती हैं। लेकिन अगर आप और को पूछना चाह रही हैं वॉमिटिंग के अलावा, तो वो आप बता दें आप क्या पूछना चाह रही हैं, वो हेपेटाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस में। मैम डोमिनल कॉलिसिस्टाइटिस पेन में, का पूछ सकते हैं आप। मैम उसमें पेल स्टूल और डार्क यूरिन हाँ, और वो राइट पखाने के हेपेटाइटिस मसाइल पेन पूछ और सकते हैं ना। अगर आपको, आप इन सारी चीजों को एक लाइन में करना चाह रहे हैं, आपको पेट में कोई दर्द तो नहीं होती, पेशाब पखाने का कोई मसला तो नहीं होता, पतले पखाने तो नहीं आते हैं, हल्के रंग के पखाने तो नहीं आते हैं, पेट में किसी जगह पे दर्द तो नहीं होती, किसी खास हिस्से में दर्द, तो एक लाइन में आप इसको ऐड कर लें। वो जब हाइपर एमेसिस वाला होता है ना, तो उसका डीडी के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर आ गया, तो फिर हमारी हिस्ट्री जरा मेडिकल डिसऑर्डर पे ज्यादा रह जाती है। अगर ये पॉइंट्स मिस भी हो जाएं, तो उसमें नहीं हो सकता। अगर पेश एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे कि और क्या हो सकता है, तो फिर यू कैन टेल कि जी हाइपर एमेसिस हो सकता है, गैस्ट्राइटिस में हो सकता है, हेपेटाइटिस में हो सकता है, ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस में हो सकता है। पूछ सकते हैं आप ये सवाल।
जी डॉक्टर फरत। जी। जी डॉक्टर सोबिया, आप कुछ कह रही थी, बताइए। मैम वो क्लियर हो गया, आपने बोला ना पॉलिसिस्टाइटिस वाले क्वेश्चंस अगर हाइपरेमेसिस की हो तो आप डीडीज के लिए हम पूछ हाँ। सकते हैं, और अगर मेडिकल डिसऑर्डर रिलेटेड हो तो हम ज्यादा फोकस मेडिकल डिसऑर्डर हाँ। पे रखते हैं। हाँ, क्योंकि फिर आपको पता लग जाएगा ना कि ऑब्वियस कॉज क्या थी। लेकिन अगर आप पूछना चाहें हाइपर एमेसिस कहीं पे भी आ जाए, तो आप एक लाइन में वो बातें जरूर पूछ लें। ठीक है। चलें डॉक्टर फरहत। मैम असल में एक दो पेशेंट्स ओपीडी में इस तरह ट्रीट हुए थे हाइपरेमेसिस के, और वो एडमिशन भी हुआ था हमारे हॉस्पिटल में, रिकरेंट एडमिशन्स थे, लेकिन उनका फिर जीबी स्टोन्स भी निकल आए थे ना, तो वो फिर हमने सर्जिकल ओपिनियन भी लिया, तो वो चीज़ें काफ़ी मिक्सअप हो यस, जाती हैं। अगर ज्यादा, हाँ, बिल्कुल वो पॉलिसिस्टाइटिस। हाइपर एमेसिस के साथ हो सकती हैं। लेकिन अगर एक मेडिकल डिसऑर्डर आ रहा है तो फिर हमें ऑब्वियसली वो नजर आ जाता है कि उसकी वजह से हम उसको ट्रीट करेंगे। फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर हम सेकंड डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। ठीक है। आप अगर इसमें जैसे हाइपोथायराइड है, आप इसको आगे चल के जब हम मैनेज करेंगे, देखते हैं डॉक्टर फरत कैसे मैनेज करती हैं, तो फिर हम उसके हिसाब से अगर करना चाहें तो फिर हम बाकी अगर ये नहीं ठीक हो रहा, फिर हम बाकी डायग्नोसिस को बीच में लेकर आएंगे कि अच्छा बाकी डायग्नोसिस को भी देख लिया जाए, क्योंकि पेशेंट ट्रीट नहीं हो रही। जैसे आपकी पेशेंट किसी भी वजह से ट्रीट नहीं हो रही होगी तो आपका सस्पिशन फिर सिस्टाइटिस की तरफ गया, फिर वो एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी ना, कि हम फिर उसको कोलिसिस्टेक्टमी भी समटाइम सेकंड ट्राइमेस्टर में एडवाइस करनी पड़ जाती है। इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको सर्जरी भी एडवाइस करनी पड़ जाती है, बट वो भी फिर अगेन सेकंड 20 वीक्स के बाद होगी। उससे पहले नहीं हम सजेस्ट करते, बिटवीन 20 to 28 वीक्स सर्जरी सजेस्ट करते हैं। मेरी अपनी एक पेशेंट की कोलिसिस्टेक्टमी हमने करवाई थी 24 वीक्स पे, लेकिन गुड थिंग इज कि वो ठीक रही थी पेशेंट। जी चलें, आ जाए फरत, मैं आपके साथ आपका नेक्स्ट स्टेशन का टाइम शेयर करती हूँ, और आप अपना नेक्स्ट स्टेशन 10 मिनट्स के अंदर आपने सारा मैनेज करना है। ठीक है। डोंट वरी, गलत करें कोई बात नहीं, बट करें सही। जी। जी, योर टाइम पास। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर इन योर पेशेंट? मैम these factors are the known case of hyperthyroidism. She हम्म। has history of hypertension and हम्म। uh, PIH का वर्ड बोलें, दैट इज बेटर। okay, she has a history of PIH हम्म। and now ma'am she has hyperemesis gravidum and हम्म। then हम्म। प्रीवियस कार है। previous scar है और मैम इसका मिसकैरेजेस भी हुए हैं, मिसकैरेज हुआ हुआ है। एक मिसकैरेज भी हुआ है। जी ओके। और एक और इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया था कि शी वेंट इनटू थायराइड क्राइसिस इन लास्ट प्रेगनेंसी। यस ठीक है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। दिस टाइम अगेन शी कैन गो इनटू द थायराइड क्राइसिस। ओके, करेक्ट व्हाट सो इन्वेस्टिगेशंस यू विल परफॉर्म ऑन दिस पेशेंट? ma'am first of all I will do baseline like CBC in which I will check for the HB, TLC and platelets. Hemoglobin is 9 gram, TLC is 9,000, platelet is 1 270,000. 270 okay ma'am and then I want to check for her RBS or FBS level. क्या चीज लेनी है? Ma'am RBS or FBS anything. RBS hello. आरबीएस, अच्छा, ब्लड शुगर रैंडम। जी आपने जी ब्लड वहां पे एब्रीवेशंस नहीं बोलनी, ठीक है। ओके आपने हीटर बोलना ब्लड है आई वांट ब्लड शुगर रैंडम एंड फास्टिंग ओ ब्लड शुगर। ऑप्स के केस के अंदर यू विल आस्क फॉर द फास्टिंग ब्लड शुगर एंड 1 hour पोस्ट पेरेंडियल शुगर लेवल्स। ठीक है, सो दैट आर yes नॉर्मल। normal. Then I want to check for the urine DR for glucose, protein, nitrates, pus cells or RBC. यूरिन कंप्लीट बोलें, यूरिन आर ही नहीं बोलना। यूरिन Yes. कंप्लीट फॉर द पस सेल, नाइट्रेट्स,
ग्लाइकोज यूरिया या जो कुछ भी आप पूछना चाहती हैं। तो कंप्लीट एक्सेप्ट बोलेंगी, यूरिन कंप्लीट फॉर ओके मैम। पस सेल्स और कंप्लीट। नॉर्मल है। ओके बोलिए एक दफा कैसे बोलेंगी। मैम, यूरिन कंप्लीट एनालिसिस फॉर द ग्लूकोज, प्रोटीन, नाइट्रेट्स, फर्स्ट सेल्स और आरबीसीज। ओके, नेक नॉर्मल है। देन आर ब्लड RH फैक्टर। वो ए पॉजिटिव है। एंड देन आई वांट टू चेक फॉर एंटी SCV और HBS AG में। जी, मैम, हर वायरल स्टेटस, हर एंटी आप SCV। बोलेंगी ऐसे नहीं। वायरल आई विल डू चेक हर वायरल सीरोलॉजी फॉर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटी HCV एंटीबॉडीज, HIV एंटीबॉडीज। बोलें। जी, आई वांट टू चेक फॉर हर वायरल स्टेटस फॉर द HB हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस सीरोलॉजी, एंटीजन। वायरल स्टेटस क्या होता है? वायरल ओके मैम, सीरोलॉजी। viral serology for the hepatitis B surface antigen or हम्म। anti-SCV or hepatitis, oh sorry, HIV एंटीबॉडीज, type 1 एंटी HCV antibody. एंटीबॉडीज एंड HIV एंटीबॉडीज टाइप 1 टाइप 2 आप कह सकती हैं, ठीक है। नेगेटिव, Okay, ma'am. तीनों नेगेटिव हैं। Then I want her specific investigations. Then dating scan or जी, एक ही स्कैन अवेलेबल है 1 वीक बैक, दैट इज 9 वीक्स ऑफ सिंगल लाइव गेस्टेशन ऑफ 9 वीक्स। अच्छा, हिस्ट्री में आपने कार्डिक एक्टिविटी भी पूछनी है। आपने सिर्फ पूछा था एक बच्चा था, 2 बच्चे थे, तो उसमें आपने साथ पे कार्डिक एक्टिविटी भी पूछनी है, ठीक है। तो सिंगल लाइफ प्रेगनेंसी ऑफ 9 वीक्स है, जो एक हफ्ता पहले हुआ था। आगे। ठीक है। And then I want her thyroid function test in which I थायराइड want to see. फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाइपरथायराइडिज्म। TSH इसका बहुत ज्यादा लो है, 0.05 है। और फ्री Yes, T4 जो है वो तकरीबन 40 के करीब है। 40. 40 Yes, ठीक पिकोमोल। है, picomole. And then I want to check for ma'am whether she has any ECG or as her heart Why rate. you want ECG? Ma'am, her heart rate is raised 92 है, No, ECG not done. not done. Then now I want to manage my patient, ma'am. Any other investigation you want? Ma'am, Okay, नहीं, manage your नहीं. case. Okay. Uh, First of all, I will counsel my patient empathically. I will offer support. I will counsel my patient empathically. ऑफर सपोर्ट And क्या करेंगी? ये रटे रटाए जुमले हैं फिर आपके। ठीक है मैम, इसे ऑफर छोड़ देते हैं सपोर्ट मैम। में क्या करती हैं आप अपने पेशेंट को जब ऑफर सपोर्ट करती हैं तो उसमें क्या करती हैं? हम ये उसे कहते हैं एग्जामिनर कि ने इस अगर आप, दफा एक लड़की के साथ यही किया है, जो अभी आपने बोला है ना, तो वो यहीं रुक गई थी कि ऑफर जी जी, सपोर्ट में आप क्या करेंगी, बताएं। यस मैम। मैम वो कहते हैं कि आप लोग ये ऑफर सपोर्ट में क्या करेंगे, तो मैम हम इसमें ये कि इसको इसकी जगह पे ये कह लें कि इफ शी वांट टू ये कॉल पेशेंट एनी अटेंशन। आपके पास OPD में बैठी हुई है, आप इसको जी, क्या बोलेंगी? सिर्फ वो ओके दो, मैम। ये छोड़ दो कि तुम एग्जाम में क्या बोलना है, या तुमने कहाँ से क्या याद किया हुआ है, कौन सा रट्टा लगाया हुआ है, छोड़ दो। ये पेशेंट बस तुम्हारे पास OPD में बैठी हुई है प्राइवेट सेक्टर में, क्या बोलोगी? मैम, मैं उससे काउंसल करूंगी एम्पैथिकली, एम्पैथिकली काउंसल करूंगी, सबसे ओके, पहले से यही करूंगी। एंड क्या देन करोगी? आई विल, मैम काउंसलिंग उसे में क्या बताऊंगी, करोगे? मैम आई इंग्लिश विल में टेल बोलें हर, सारा कुछ। okay, I will tell her about that she has hyperthyroidism and Is she had a I high will, risk pregnancy or not? she is a high risk pregnancy. I will tell that she has hyperthyroidism and she is a high risk pregnancy, and I will keep her admit, and and I will manage her in ward, and I will involve MDT and tell about her fetal maternal risk, and MTD then क्या होता है? ma'am, multidisciplinary team in which we will involve in endocrinologist, uh, neonatologist, and as obstetrician, we will involve Okay. in management. And then after this, I will tell her about that. After admission, we will keep her in ward, and my aim will be optimize her, my patient,
and treat her and prolong her pregnancy. And then I will start her on anti-thyroid drug with the collaboration of endocrinologist. And Which then, anti-thyroid drug you will start and which dose? ma'am, preferably PTU, propyl USL, and In how 50 much mg. dose? Yes, ma'am, 50 mg tablet, 2 tablet TDS, 2 tablet TDS. स्टार्ट करते हैं मैम ऐसे ही। फिर इस डोज को आस्ता आस्ता टेपर अप कम करते हैं। एंड देन first of all we will admit her and we will treat her aggressively in the first 4 to 6 weeks by high dosing. And after this, uh, when her we will monitor her by the T4 level, free T4 level. And side by and then I will check for the I will tell her about the as my patient, ma'am, as my patient has a high palpitation and her pulse rate is also high, so I will keep her on Androl tablet, Androl or propranolol. Hello, hello, ठीक है, जी जी बोलती जाइए आप। ma'am, and then I will monitor her for her function, her thyroid function test, and I will tell that I will be monitoring it by the 4 to 6 weekly basis, and then when she will be her thyroid functions will be in the normal limits, then we will monitor her 2 to 3 monthly, and then I will tell her about the I will tell her about there are some side effects of these drugs, and their maternal side effects, and there are some fetal side effects. And I will tell her about the red flag signs, like she have sore throat, fever, or like these symptoms. And if she has feel like this, she will report us. And when she settle, I will discharge her, and I will tell her about the regular antenatal visits that will be 2 weekly. And after this, I will tell her, in each visit, I will check for the blood pressure, urine DR, and I will monitor for ये PNH or आपने eclampsia. एब्रीवेशंस नहीं बोलनी बीच में। ओके मैम, हाँ, आप बैठे, मैं आती हूँ, ठीक है, सही। And then I will monitor her for the at each visit. I will monitor for the pregnancy-induced hypertension, preeclampsia, or intrauterine टाइम hemorrhage 10 मिनट हो गए आपके। Okay, yes ma'am. ठीक है, ठीक है। ठीक है, आपने उसको ठीक कर लिया, लेकिन जैसे मैं बीच बीच में बोल रही थी ना कि आपने देखें हेडिंग्स नहीं बोलनी होती, ठीक है। आपका सबसे पहला टारगेट होता है कि आपने उसकी काउंसलिंग करनी है। हमारे पास भी पेशेंट आती है, हम उसको कहते हैं कि देखें इस वक्त आपकी जो प्रॉब्लम है, हम इस उर्दू में बताएंगे, आई विल काउंसल द पेशेंट रिगार्डिंग हर डायग्नोसिस दैट शी हैड अ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम एंड हाइपरथायराइडिज्म, and this is a high risk pregnancy due to these two factors, and she also had the history of PIH and had a thyroid crisis in the last pregnancy, so that's why she is a high risk pregnancy. काउंसलिंग करनी है उसकी एम्पैथेटिकली, ठीक है, आप वर्ड बोलना चाहते हैं इट्स ओके, वो ठीक है, लेकिन ये जो ऑफर सपोर्ट वाली है ना, ये वाला जुमला इसको बोलने की जरूरत नहीं है। सादे सादे अल्फाज बोलिए, काउंसल करना है कि हाई रिस्क हो या नहीं हो, ठीक है, हाई रिस्क और लो रिस्क, ठीक है। ये आपने सबसे जी पहले उसको कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको ये बताना है वाई आर यू हाई रिस्क, वाई आर हाई रिस्क, ठीक है। और उसमें आप क्या बताएंगी, रिस्क फैक्टर्स, जो आपने पहले एग्जामिनर का पहला सवाल था आपके पास कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर इन योर पेशेंट, ठीक है। सो ये आपने उसको बताने वाई आर हाई रिस्क, तो वो सारे रिस्क फैक्टर्स आप उसको बताएंगी। उसके बाद आप उसको काउंसलिंग करेंगी कि फीटो मैटरनल इम्प्लीकेशन, कि आपकी इस हाई रिस्क की वजह से आप पर क्या असरात हो सकते हैं और आपके बच्चे पे क्या असरात हो सकते हैं,
ठीक है। फिर दूसरी चीज ये कि आपने अब यहाँ पे जो एम ऑफ मैनेजमेंट है उसमें आपने ये डिसाइड करना है कि ये पेशेंट एडमिट होगा या ओपीडी पे मैनेज होगा। सो यू विल यूज द वर्ड आई विल एडमिट माय पेशेंट। ठीक है। आपकी पेशेंट हाइपर एमेसिस के साथ है, हाइपर थायराइड के साथ है और नॉन कंप्लाइंट है, पता है उसको, लेकिन वो दवाइयां नहीं खा रही। फिर उसके बाद जब आपने एडमिट कर लिया तो आपने क्या करना है, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मांगे मुझसे। आपकी पेशेंट हाइपर एमेसिस की ग्रेविडायरम की पेशेंट है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के बगैर आप उसको मैनेज ही नहीं कर सकती। मैंने नहीं फिर मांगे। अगर मैंने उसका 9 आपको एचबी दे दिया, आप आरबीसीज इंडिसेस मांगे, एनीमिया नहीं है जी उसको। बिल्कुल बिल्कुल मैम हाँ, ये चीजें निकल जाती हैं माइंड से। नहीं निकलनी। और ये क्यों नहीं, क्यों निकल जाती है, क्योंकि ये उस तरह से प्रैक्टिस नहीं की होती। 10 दफा 6 महीने रोज का एक केस प्रेजेंट किया होगा, रोज बोला होगा या सुना होगा। बोलें, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ले लो, मुझे वो हम मैं नहीं कहती कि ये ना लो, लेकिन अगर इतने पैसे भी लगाओगे और उस पर प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म नहीं करोगे, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। और सुनने से कभी भी पता आपके जुमले ठीक ही नहीं होंगे। आपके जुमले ठीक ही तब होंगे जब आप बोलेंगी। और अपने जुमले बनाओ। डॉक्टर फरहत के अपने जुमले होने चाहिए, वो किसी के साथ मैच नहीं करने चाहिए। डॉक्टर फरहत जो पेशेंट के साथ बोल रही है वो कोई और नहीं बोल रहा। ठीक है। तो यस। एडमिट करेंगी या ओपीडी में मैनेज करेंगी, डेफिनेटली आपका पेशेंट तो एडमिट होगा। ठीक है। आपका पेशेंट एडमिट हो गया, अब एडमिट होके आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसके हाइपर एमेसिस को एड्रेस करना है। ठीक है। उसमें आपने सबसे पहले उसको एंटीहेमेटिक्स देनी है। ठीक है। एंटीमेटिक्स के आपने नाम बोलने हैं और वो इंजेक्शेबल फॉर्म में होगी। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन सब आपने बतानी है। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको वो भी खोल देती हूँ ताकि आपको साथ हाइपर एमेसिस का भी आपकी एक दफा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाए। ठहरो। ठीक है। अच्छा, एडमिट करके आपने उसको एंटीमेटिक्स दी। ठीक है। एंटीमेटिक्स के साथ आपने उसको फ्लूइड देना है। फ्लूइड के साथ आपने पोटेशियम की रिप्लेसमेंट करनी है। फ्लूइड आपका नॉर्मल सेलाइन होगा। ठीक है। क्योंकि आपने इसको रिंगर नहीं देना होता, प्लस आपने पोटेशियम रिप्लेस्ड करना है अकॉर्डिंग टू योर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आप उसको मल्टी डिस एमडीटी नहीं बोलना। ठीक है। लिखते वक्त तो मैं चलो अपनी उसके लिए कट शॉर्ट के लिए कर देती हूँ, बट व्हेन यू विल स्पीक आप बोलेंगी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। और इस स्टेप पे अभी जिस 11 वीक्स के ऊपर आपकी पेशेंट है उसमें आपको न्यूनेटोलॉजिस्ट नहीं चाहिए। आपको वहां पे चाहिए एक फिजिशियन, या आपको चाहिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है। और मी एज अ ऑब्स्टेटिशियन। ठीक है। सीनियर ऑब्स्टेटिशियन आपको। अब उसके बाद आप उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स डेली कराओगे। ठीक है। जब तक वो एडमिट है। ठीक है। यू विल डिस्कस। व्हाट विल यू डिस्कस, सोबिया? जी मैम। मैंने कहा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आप उसके डेली परफॉर्म हो रहे हैं, और उसके बाद एक जी और मैम। चीज हमने डिस्कस करनी है, वो क्या है? मैम उसके साथ हमने, अभी मैं हाइपर एमेसिस मैम मैनेज कर इसके रही हूँ। साथ मैम ये, मैम आईवी फ्लूइड्स और एंटीमेटिक्स और मैम वो सब कुछ तो हो गया। तो मैम पता नहीं फिर क्या रह गया। आसिया है? जी मैडम, इससे मैडम फीटो मैटरनल सर्वेलेंस के उसको प्रीक्लेम्शिया का कितना रिस्क है? नहीं नहीं नहीं, और डिस्कस, जो मैं कह रही हूँ हाइपर एमेसिस से रिलेटेड एक हाइपरेमेसिस। चीज डिस्कस करनी है। क्या करोगे? मैम मैडम वो उसको इसमें एक विटामिन की डेफिशिएंसी होती है।
तो मैम मैडम वो उसको मैडम बताना है इसे, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्योंकि हमारे पास मैडम उसका थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस कोई करेंगे ना, यस, थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस। thromboprophylactis. यस Discuss यस the मैम थ्रोम्बोप्रोफाइल। thromboprophylaxis hyperemesis gravidarum when admit is 3 points. तो मैम आपने ये लेकिन मैम थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस का थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस अभी तो नहीं शुरू करेंगे मैडम उसको, वो तो फिर हम एंड में ही देंगे ना उसको। नहीं कि अभी नहीं, जब वो एडमिट अभी हुई है शुरू में ही अभी वो देंगे। एडमिट है। मैम ये डिस्कस की बात मतलब किसके साथ डिस्कस, मतलब फिजिशियन सीधे के साथ? पेशेंट से ही हम डिस्कस करेंगे कि जी पेशेंट। हमने इस थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस आपको इंजेक्शन क्लेक्सेन शुरू कराएंगे 40 मिलीग्राम। अपनी मल्टी मैडम डिसिप्लिनरी टीम में ये पॉइंट डिस्कस होगा। आप ऊपर आ रहे हैं ना, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम आई है, ऑब्स्टेटिशियन है, फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। तो हम फिजिशियन के साथ मिलके तो थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस को डिस्कस करके उसको इंजेक्शन क्लेक्सेन 40 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस लगाएंगे जब तक वो एडमिट है, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है। यस मैडम जब ये तक एडमिट में, तो फिर अगर वो एक हफ्ते तक में अगर वो हाँ हाँ, स्टेबल हो वो दो जाती दिन है। रहती है 2 दिन लगाएंगे, 1 हफ्ता रहती है 1 हफ्ता लगा लो। जब आपने डिस्चार्ज कर दिया तब आपने उसको क्लेक्सेन बंद कर दी। फिर चूंकि ये ठीक है PIH है इसका पिछला, तो हम इसको लोप्रिन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो हम सही है। 12 वीक्स पे वो 11+6 तो वैसे ही होगी है। एक 3-4 दिन भी एडमिट रहती है, स्टेबल हो जाती है, तो उसके बाद आप उसको कर देते हैं, डिस्चार्ज करके लोप्रिन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सही है। अच्छा, अब उसके बाद आपने ये हो गया हाइपर एमेसिस, इसी के साथ फिर आपकी डिस्कशन आ जाएगी एंटी थायराइड्स की। ठीक है। और एंटी थायराइड्स में आपने PTU शुरू कराना है। 1 सेकेंड। हाँ, PTU आप इसको 50 मिलीग्राम TDS से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ्री T4 बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है। तो स्टार्टिंग डोज आप इसको वो दे सकते हैं। ठीक है। TDS में हम इसको शुरू करवा सकते हैं। PTU इज बेटर ड्रग। ठीक है। अभी इस जिस स्टेज पे ये आपकी पेशेंट है, इसमें आपकी ये वो हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी, ये अब आपका PTU पे मैनेजमेंट आपकी आ गई। उसके बाद हम चलते हैं एंटी थायराइड हो गया आपका, वो हो गया। अब तीसरी चीज आपकी अनीमिया भी है, हाइपर एमेसिस का पेशेंट है, तो आप इसको इंजेक्टेबल आयरन देंगे। ठीक है। जब तक आपकी एडमिट है, तो ये जब तक पेशेंट आपकी एडमिट है, 3 इस तरह से आप डिवाइड करके अपना हाइपर एमेसिस को, हाइपरथायराइड को और अनीमिया को मैनेज करेंगे। मैम ये इंजेक्टेबल आयरन के ओरल या हाइपरेमिसिस है आप तो मुझे इंजेक्टेबल बताएं ओरल कैसे दे सकती हैं आप इसको? यस मैम ठीक है, मैं नहीं समझ दे गया। सकती ना। बॉर्डर लाइन है, हम्म, 12 वीक्स पे आपने पहले हाइपर एमेसिस 1-2 दिन में मैनेज कर लिया, एंटीथायराइड दे दी, थोड़ी स्टेबल हो गई, तो 12 वीक्स हो जाने हैं, तो 12 वीक्स पे आप इंजेक्टेबल दे सकते हैं। यस मैम ठीक है। 12+ पे आप इंजेक्टेबल दे सकते हैं ना, यू आर जस्टिफाइड। हम कौन सा जिस दिन एडमिट किया उसी दिन इंजेक्टेबल आयरन दे रहे हैं? हम जाने से पहले उसको एक इंजेक्टेबल आयरन दे देंगे, क्योंकि प्रोबेबली यू कैन नॉट, शी कैन नॉट टॉलरेट ओरल आयरन। यस मैम ठीक है। सो दिस इज वेरी सही है। इंपॉर्टेंट। ना तो वो डाइट एनरिच डाइट आयरन, आयरन एनरिच डाइट ले सकेगी। ठीक है ना, क्योंकि उसको भी तो आप जाहिर बात है अभी भेजेंगे घर, तो चेक करेंगे कि उसकी वॉमिटिंग ओरल पे सेटल हो गई है, तो फिर ही आप उसको डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है। सो जब तक सही है आपका मैम ये पेशेंट बात। एडमिट है, बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसमें मैंने थोड़ा हैप्पैजेडली लिखा है, लेकिन आपने इस तरह से एडमिशन में मैनेज कर लिया। अब आपका पेशेंट आ जाता है जी डिस्चार्ज पे। ठीक है। आपका पेशेंट स्टेबल हुआ, फिर आपने डिस्चार्ज किया विद रेड फ्लैग साइन। इसमें रेड फ्लैग साइंस क्या होंगे? पेल्पिटेशन। ठीक है। पेल्पिटेशन होती है, हेडेक होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर के लिए आपने उसको करना है कि हेडेक हो, ठीक है, या डिजीनेस हो, कुछ भी हो, वॉमिटिंग दोबारा होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो आपने दोबारा वापस आना है। डिस्चार्ज आपने इसको ओरल एंटीमेटिक्स पे करना है, नाम बोलना है। ठीक है। जो भी नाम, यस NVP लेना चाहो,
वीपी लेना चाहो या ऑन ऑन्डा सेफ पे करना चाहो, वो ये ऑनसेट पे करना चाहो, ऑन डेनिस्टिरॉन थर्ड लाइन पे, तो कोई भी नाम लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने एंटी थायराइड पे इसको डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, एंटी थायराइड के ऊपर, ठीक है। और अभी हम इसको ओरल नहीं देंगे क्योंकि इंजेक्टेबल हमने दे के भेजा हुआ है, तो वंस पेशेंट स्टेबल देन वी कैन स्टार्ट द ओरल। ओके। यस तो मैम। अभी आपने ओरल की बात, अब आपने इसको फॉलो अप कब करना है, ठीक है, क्योंकि अपने हाई डोज, अच्छा इसको साथ में आप लोप्रिन दे दें, ठीक है, लोप्रिन दे के भेज दें 75 मिलीग्राम की, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको फॉलो अप करना है ओपीडी में। मैं इसको सपोज 2 वीक्स पे बुला लेती हूँ। 2 वीक्स पे बुला के मैं उसके सिम्टम्स देखूंगी, ठीक है, उसका बीपी चेक करूंगी, ठीक है, और उसका साइंस चेक करूंगी कि कैसे आ रहे हैं, ठीक है, कि वो पेशेंट अब ठीक कर रही है। अगर तो वो बेहतर हो गई है तो फिर उसको कंटिन्यू करेंगे उसी ट्रीटमेंट को, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे हम ट्रीटमेंट, और उसको 4 वीक्स पे बुलाएंगे, ठीक है, अगेन फॉलो अप एट 4 वीक्स, ठीक है। 4 वीक्स के बाद आप उसको बुला के क्या क्या देखेंगे, उसके टीएफटीज, ठीक है, और सीबीसी, ठीक है। मैम ये फीस जो है ये तो हमें हर विजिट पे ही कराने हैं ना? हाँ, पर इनिशियली हम 4 वीक्स पे तो कराएंगे ना, जब हमने एंटी थायराइड शुरू की है तो उसमें 2 वीक्स पे तो नहीं हम इतने देखें, लेकिन 4 वीक्स पे, अगर 4 वीक्स पे वो आपकी नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं तो फिर आप ट्राइमेस्टर वाइज, लेकिन ये 4 वीकली होंगे, ठीक है। इसको बेटर टू आप यस। 4 वीकली करवा लें, ठीक है। सीबीसी भी आपका 4 वीक्स पे होगा, और उसके बाद आप उसमें, अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अब जो टेस्ट हमारा आएगा वो ओजीटीटी आएगा, ठीक है, वो भी हमने इसमें परफॉर्म करना है। उसके बाद आप उसको कॉल करें, फिर आप उसका अनॉमली स्कैन कराएं, अनॉमली स्कैन के 20 वीक्स पे वो करवाएं, और उसके साथ ही आप चूंकि पिछला पीआईएच था तो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर जरूर करवा लें नॉचिंग देखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप उसकी ग्रोथ मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर ग्रोथ, ठीक है। और उसके बाद आप उसकी अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आएगा ग्रोथ में, ठीक है, ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको, अगर सब कुछ एवरीथिंग इज गोज नॉर्मल, तो आपने उससे डिस्कस करना है प्लान ऑफ मैनेजमेंट, प्लान ऑफ डिलीवरी एट 36 वीक्स। इतनी रोटी हो रही है, मसाले नहीं खाना, शहरी भी नहीं है, डॉक्टर साहब को दादा वो बाहर, बस अपनी देख लो, बैठे नहीं? हाँ बैठे नहीं, ठीक है। डिस्कस द प्लान ऑफ डिलीवरी, और उसके अंदर आपने ब्रेस्ट फीडिंग, कॉन्ट्रासेप्शन 36 वीक्स पे ही डिस्कस होगी, ठीक है। प्लान ऑफ मैनेजमेंट, अगर एवरीथिंग गोज नॉर्मल तो आप उसको वीबैक डिस्कस कर लें, और इलेक्टिव, ठीक है, क्योंकि वीबैक है ना, वीबैक ऑफर कर सकते हैं इसको, अगर वो स्टेबल रहती है तो हम उसको वीबैक ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। सो दोनों चीजें आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वीबैक उस सूरत में कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, डिस्ट्रेस होता है, क्योंकि उसका पिछला सिजेरियन डिस्ट्रेस की वजह से हुआ, लेकिन टीएसएच और एक्सक्यूज मी मैडम। जी जी, जी पूछिए आसिया। मैडम इसका जो टीएसएच, मैडम इसका टीएसएच और T4 लेवल जो है, वो जब हमने इसकी मेडिकेशन हमने स्टार्ट की तो शुरू में हम एवरी 2 वीक्स करवाएंगे, और फिर जब वो स्टेबल हो जाएगी तो फिर हम ट्राइमेस्टर वाइज ही करवाएंगे ना, जैसे 28 और 36 पे करवाते हैं। 2 वीकली नहीं होता, इसमें 4 वीकली होता है टीएफटीज, इतनी जल्दी मैडम टीएफटी। मैंने देखा, मैडम हाइपरथायरॉयडिज्म में 2 वीकली है मैडम, मैंने देखा था आज सुबह में भी। हाँ, लेकिन हम जब आप उसको स्टे कर रहे हैं तो आप 4 वीकली कर सकते हैं, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। मैम या स्टार्ट अच्छा में बंदा मतलब मैडम 2 वीकली कर ले स्टार्ट में और आप जब वो टू जो उसका वीकली चार्ट है ना मैडम, स्टार्ट में आप 2 वीकली कर लें,
यस मैम, इस तरह ठीक। उसके बाद आपने 4 वीकली करने हैं। जी। ठीक है। सही है, सही है। ये मैडम मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि स्टार्ट में 2 वीकली हाँ, करके वो तो स्टार्ट फिर की मैंने बात, इसको हाँ, जो है ना जो वो जब बिल्कुल आपने एडमिट किया था ना, और एडमिट करके आप उसकी 2 वीकली हाँ फॉलोअप में ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप 4 वीकली भी हाँ। कर सकते उसके हैं बाद छोड़ दी। ताकि देखने के लिए। ठीक है। यस। मैडम उसके बाद तो फिर हम उसको 20 वीक 28 वीक्स और 36 वीक्स पे ही कराएंगे ना, जैसे हमारा प्रोटोकॉल है, जैसे हम फॉलो करते हैं। हम्म। मैम मैम वैसे ये 4 to 6 वीक्स लिए लिखा हुआ है, इनिशियली करते हैं 4 to 6 वीक्सली। मैम ये शाजिया खटक में भी लिखा हुआ है, और नहीं देन नहीं, वो टू टू आप थ्री ये मंथ देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, ये देखो, ये आपका हाइपो मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है। इसमें आपने नो ट्रीटमेंट अगर नीडेड, रिपीट थायराइड फंक्शन 4 to 6 वीक्स। ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। इसके बाद आपका आगे चलें तो ये आपका हाइपरथायराइडिज्म का है। ठीक है। इसमें आप ये देख लो कि सब क्लिनिकल आ रहा है, डिक्रीज TSH है, नॉर्मल फ्री T4, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अगर आपका टी स्ट्रेस्ड है, फ्री T4 बहुत ज्यादा, रिव्यू हिस्ट्री एग्जामिनेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है। और उसके बाद वो हम आपको टेबल 3 जो है वो भी ऊपर दिखाती हूँ मैं भी। ठीक है। उसके बाद अगर गेस्टेशनल का ट्रांजिएंट थायराइड रखती है तो डज नॉट रिक्वायर्ड एंटी थायराइड, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। लेकिन अगर वो ग्रेव्स है, हाइपरथायराइडिज्म है, डायग्नोसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो PTU देनी है, डायग्नोसिस आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो कार्बिमाजोल देनी है। ठीक है। ये तो आपकी ड्रग, एंटी थायराइड ड्रग ड्यूरिंग आ जाती है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको वो जो इन्वेस्टिगेशंस वाला ऊपर पोर्शन है हाइपरथायराइड का वो दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर करना है। एक मिनट ठहरो। हाँ, ये इसके अंदर ही लिखा हुआ था, ठहरो मैं टेबल दिखाती हूँ, एक मिनट। ये द पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो कंसाइड विद द राइजिंग बीटा HCG, ये इसमें देन क्लोज थायराइड फंक्शन मॉनिटरिंग एवरी 2 वीक्स अंटिल द मिड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। शुरू में अगर आपने ये देखें अगर उसको आपने यूथायराइड है, लो डोज ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स पे है, तो कंसिडर करें कि शुड बी गिवन डिसकंटिन्यूइंग एंटी थायराइड ड्रग्स बिफोर द पीरियड ऑफ हाईएस्ट स्ट्रेटोजेनिक रिस्क। ठीक है। उस 6 to 8 वीक्स पे आप उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करनी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो फिर PTU इज बेटर ड्रग। ठीक है। अगर यू थायराइड है पेशेंट, ये हमारी पेशेंट तो यू थायराइड नहीं थी ना, ये सिर्फ यू थायराइड में आप डिसकंटिन्यू करेंगे। अगर पेशेंट हाइपर थायराइड है तो डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है। और ऐसे केसेस के अंदर आप उसकी 2 वीकली मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है। जिसकी आपने ड्रग को छोड़ा है उसको आपने 2 वीकली मॉनिटर करना है। ठीक है। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं होता कि हम कहें कि सिर्फ 2 वीकली है। ठीक है। आप ये देखें, ये वुमेन हु हैव डिसकंटिन्यू एंटीरियर थायराइड ड्रग्स इन प्रेगनेंसी एंड मेंटेन नॉर्मल फ्री T4 ऑन द 2 consecutive 2 to 4 वीक्स, एग्जैक्ट एक नहीं लिखा हुआ इन्होंने। ठीक है। 2 to 4 वीक्स अपार्ट लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। फॉलोइंग cessation ऑफ ट्रीटमेंट मे हैव लेस फ्रीक्वेंट थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड दिस कैन बी 4 to 8 वीक्स। लेकिन ये उस सूरत में है जब आपकी पेशेंट के थायराइड टेस्ट नॉर्मल आ जाएं। ठीक है। अदरवाइज आप इसको इनिशियली 2 to 4 वीक कर सकते हैं। तो दोनों बोल सकते हैं आप, एक एक ना नहीं बोलना चाहते 2 to 4 वीकली। और अगर एग्जामिनर आपसे एक टास्क पूछे
तो 2 वीकली बोल दो इनिशियली, देन 4 वीकली। ओके, क्योंकि आपकी पेशेंट जो है वो अभी उसके थायराइड फंक्शन नॉर्मल नहीं आए हुए, तो उसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो 2 to 4 वीकली इज गुड, रीजनेबल आंसर। समझ आ गई नासिया? जी मैम, ठीक है। ठीक है, सो टू बी सेफ, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ 2 करो 4 करो। मुख्तलिफ जगहों पे ये, जैसे ये भी थायराइड एक ये जर्नल है, ये मतलब इसके अंदर ये नॉन प्रेग्नेंट और उसके लिए भी है, ये वाला जो आर्टिकल अभी आप देख रहे हैं नाइस की गाइडलाइन। इट इज नॉट ओनली फॉर प्रेग्नेंट, ये सबके लिए थायराइड डिजीज। ठीक है, ये वाली तो आपकी ये वाली जो जीटीटी है ये सिर्फ प्रेगनेंसी की है थायराइड के अंदर। ठीक है, डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसके अंदर तो आप ये इसी को ही पढ़ेंगे और बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रफली आप 2 to 4 वीकली ही बोलेंगे। ठीक है। डॉक्टर कुरैती क्वेश्चन पूछो। जी जी पूछिए। डॉक्टर अभी आपने क्या बताया है कि अगर पेशेंट जो है वो कार्बिमेज़ोल लेके प्रेग्नेंट होके आती है और उसका थायराइड जो है वो कंट्रोल नहीं है, तो पीटीयू पे नहीं लाना उसको, कार्बिमेज़ोल ही कंटिन्यू करनी है, ऐसे कहा आपने? हाँ, नहीं नहीं, हमने ये कहा कि अगर तो आपने फर्स्ट इनिशिएशन करनी है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, अगर तो वो कार्बिमाजोल ले रही है, ठीक है, और वो हम्म, यूथायराइड है तो उसका, तो हम पीटीयू चेंज कर देंगे उसको। आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं 6 to 10 वीक्स तक, अच्छा फिर ठीक है। दोबारा स्टार्ट कर दें। ठीक है, हम्म। और फिर कार्बिमाजोल हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, इट इज नॉट कि वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आप उसको दे सकते हैं। जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद तो देते हैं, मैं ये पूछ रही हाँ, हूँ कि जब वो लेकिन जब बंद आपने तभी करनी है जब आपकी पेशेंट यूथायराइड है। अगर आपकी पेशेंट यूथायराइड नहीं है तो आपने उसकी एंटी थायराइड बंद नहीं करनी, अच्छा सही। सिर्फ एक ही सूरत में ले- बंद करनी है। हम्म, आपने जुमले को डिटेल से उसको पढ़ना है। देख, अब एक लिखा जी। होता है बंद कर दो, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है उसमें लिखा होता है बंद कर दो, लेकिन जब आप अभी मैंने आपको डिटेल में बताया तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर वो यूथायराइड है तो बंद करें। ठीक है, हम्म, अदरवाइज आप उसको वेट एंड बैलेंस करेंगे। ठीक है, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आई है और कोई ड्रग नहीं ले रही, एबनॉर्मल पीटीएफटीज हैं, तो पीटीयू शुरू करा दें। वो आप 150 मिलीग्राम पीडी टीडीएस कुछ भी शुरू करा सकते हैं। ठीक है, वो सॉरी 50 मिलीग्राम। और कार्बिमाजो ये देखें उसकी इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे ना ड्रग मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये देखो। A recommended conversion dose ratio is 200 मिलीग्राम पीटीयू एंड 10 मिलीग्राम कार्बिमाजोल, अगर आपने शिफ्ट ओवर करना है तो। ठीक है, तो अगर एक पेशेंट पीटीयू 200 ले रही है तो उसको 10 मिलीग्राम आप कार्बिमाजोल दे सकते हैं। ठीक है। अब कार्बिमाजोल 5 मिलीग्राम, इतने 10 मिलीग्राम इतने में आती है टैबलेट। पीटीयू 50 मिलीग्राम में आती है, तो वो 2 से 3 शुरू करवा सकते हैं। जी, हाइपरथायराइड से रिलेटेड कोई और कुछ ऐड करना चाहता है मैनेजमेंट में? मैडम पीटीयू की जो है वो मैक्सिमम डोज जो है वो 20 mg है। पीटीयू 100 200 तक जाती है। नहीं नहीं सॉरी, हाँ पीटीयू, पीटीयू जो है वो 150 to 200 इसकी मैक्सिमम है ना। इसकी मैक्सिमम डोज जाती है। और और कार्बिमाजोल जो जो है वो आप 20 मिलीग्राम तक ले जा सकते हैं। लेके जा सकते हैं। अच्छा मैडम, जो है वो इसके साथ जो है ये जो कार्बिमाजोल अगर देते हैं तो उसके साथ फिर एलएफटी मॉनिटरिंग भी करनी होती है ना, हाँ, या कार्बिमाजोल के साथ कर सकते हैं। या पीटीयू के साथ करनी होती है? नहीं नहीं, कार्बिमाजोल के साथ करते हैं। ओके। पीटीयू के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका लिवर के साथ इतना होता नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, माइनर साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी थायराइड ड्रग, स्किन रैश, 3 to 4% सीरियस एडवर्स। अच्छा, आप लोग हैं अभी इसमें, मैं आपको ये मैंने जी ग्रुप मैडम। में भी बता दिए।
दोबारा मैं बता देती हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए करनी थी, मैं कहा फिर ये रिकॉर्डिंग उसमें ग्रुप में आ जाएगी। इसमें देखें, ये माइनर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स इंक्लूडिंग स्किन रैश अकर्स इन 3 to 5%। ठीक है। सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स आर रेयर इंक्लूडिंग द ए ग्रैनुलोसाइटोसिस। तो पीएफटी पीटीयू के साथ भी हो सकते हैं और उसके साथ भी हो सकते हैं। ठीक है। कार्बिमाजोल जो है वो एम्ब्रियोपैथी ज्यादा कर सकती है और उसमें डिस्मॉर्फिक फीचर्स आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते। और पीटीयू होती है वो लेस सीवियर और पोटेंशियली रिजॉल्वेबल होते हैं, बर्थ डिफेक्ट उसके साथ भी होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते, 2 to 3% ही होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीटीयू देते हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद कार्बिमाजोल दे सकते हैं। तो इसलिए मॉनिटरिंग ऑफ लिवर फंक्शन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता इसके साथ। ठीक है। चलें, कोई क्वेरी हुई तो फिर आप मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है। कल इंशाल्लाह मैं आपका शेड्यूल जो है आपके साथ, ओके अभी मैम। 1 जुलाई वाला शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपका बना लिया हुआ है मैंने। तो मैं इंशाल्लाह आज रात को आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है। चलें, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।